गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज जो टेस्ट हुआ है आपका टेस्ट नंबर 13 जो आज हुआ है संजीवनी टेस्ट सीरीज का। और बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक टेस्ट को दें, डिसिप्लिन के साथ दें, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट को देंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या अपीयरेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है किसी बच्चे को किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, किस तरह की मानसिकता बनानी है। और इस रेगुलर टेस्ट सीरीज से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा दो है, एक तो आपका अपीयरेंस क्लियर होगा कैसे एग्ज़ाम देना है, और दूसरा स्पीड आपको गेन होगी, बिकॉज कम टाइम में आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बिकॉज अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो फिर आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है आपको समय बहुत नहीं मिलता, इसलिए स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस है। नो डाउट शुरुआत में पहले हम लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, जब मैं एक्यूरेट हो जाता हूँ फिर अपने स्पीड पे ध्यान दूंगा। बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं है। आपकी स्पीड अच्छी है पर आप सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा नेगेटिव मार्किंग से बचने का सिंपल तरीका है कि पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाए, जब हम बहुत एक्यूरेट हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी स्पीड पर ध्यान देंगे। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। आज आपका पहला टेस्ट था वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव की बात करें तो वेव क्या है बच्चों? एक कैरियर है एनर्जी और मोमेंटम का, और यही दो चीज़ आपको भी चाहिए। एनर्जी और मोमेंटम आपके बॉडी में रहेगा तो फिर सफल होना बहुत ही आसान है। पर अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को लैग कर जाते हैं तो फिर आपको बच्चों दिक्कत होगी। वैसे लैग तो एक साथ दोनों ही होगा, एनर्जी होगा तो मोमेंटम भी लैग करोगे। ठीक है, तो एनर्जी और मोमेंटम जैसे वेव कैरी करता है वैसे आपको भी कैरी करना है अपने यहाँ पर, और अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को यहाँ पर। तो कैरी करना आपको भी अच्छे से कैरी करना है, जो कि वेव का काम वही आपका भी काम है। तो वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स जहाँ हम वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट की बात करते हैं, क्योंकि लाइट वेव भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, पार्टिकल भी हो सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे उसके वेव नेचर के बारे में। तो वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो आज का अगर टेस्ट सीरीज में डिस्कस करना शुरू करता हूँ तो आज बात करते हैं, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आया था दैट वाज सो मच इजी। कह रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक्स प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा द पाथ डिफरेंस शुड बी। डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। मैंने दोनों आपको पढ़ा रखा है, डिस्ट्रक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होगा हम लोग का वो हो जाएगा पाथ डिफरेंस। हाँ, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा, वो हो जाता है एन लैम्डा। कितना होता है बच्चों? एन लैम्डा। एन की शुरुआत 0, 1, 2, 3 से होती है, जहाँ पे 0 का मतलब होता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कितना होता है? एन लैम्डा। यही डिस्ट्रक्टिव पूछ लिया होता तो हम लोग क्या याद रखते हैं? 2n+1 लैम्डा बाई 2, या इसी को लिखा जाता है n+1/2 इंटू वॉट? लैम्डा। तो चूंकि यहाँ बोला है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दो मोनोक्रोमेटिक लाइट जिनका वेवलेंथ लैम्डा है, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? एन लैम्डा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना? ये वाला किसके लिए है? डिस्ट्रक्टिव के लिए है। ये वाला भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर एन की शुरुआत हम लोग कहाँ से करें? 1 से। 0 से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला कुछ नहीं बच्चों आपका। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर सी, एन लैम्डा। क्लियर अपने को ना? अब जरा बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव। दो वेव की इंटेंसिटी दी गई बच्चों आपको, कह रहा है 4:1, मतलब आपको I1/I2 दिया है 4/1। कह रहा था रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। देखिए अब इससे आसान क्वेश्चन तो बच्चों हो ही नहीं सकता। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो I1/I2 हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर, और I1/I2 दिया है 4/1, तो A1/A2 हो जाएगा 4/1 का रूट, दैट इज 2/1, 2:1, ऑप्शन नंबर ए। वैसे एक्चुअल रेशियो तो भाई प्लस माइनस, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी का रेशियो दिया है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो बहुत सिंपल, ये वाला रिलेशन होता है, आपके नोट्स में लिखवाया मैंने आपको। तो I1/I2 हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब जरा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब YDSC,
इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह व्हाइट लाइट, पहले चीज तो मोनोक्रोमेटिक होती तभी इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होता है, हमें वो दिखता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल होता है। पर अगर उसकी जगह व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट गिराने का मतलब बच्चों 7 वेवलेंथ। अब अगर एक वेवलेंथ एक पैटर्न बनाता है तो 7 वेवलेंथ 7 पैटर्न बनाएंगे। तो ये तो ऑब्वियस है, फ्रिंजेस बहुत ज्यादा क्लियर आपको नजर आने वाले नहीं है। अब जरा ऑप्शंस को पढ़ते, कह रहे नो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अच्छा देख लेते हैं भाई, ए कह रहा है एक भी फ्रिंज नहीं बनेगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा भी नहीं बनेगा। बी कह रहा है ऑल ब्राइट फ्रिंजेस बिकम व्हाइट, कह रहा है सारे ब्राइट फ्रिंज व्हाइट बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सी कह रहा है ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव कलर्ड बिटवीन वायलेट एंड रेड ना। ऑप्शन डी कह रहा है ओनली सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट एंड ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड। सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट हो सकता है क्या, जरा इसको समझे अगर हम लोग, तो अगर YDSC का सेटअप ड्रॉ करूं मैं, कुछ इस तरह का सेटअप होता है। अगर आप व्हाइट लाइट गिराएंगे तो सातों के सातों वेवलेंथ यहां जरूर पहुंचेंगे, वायलेट पहुंचेगा, इंडिगो पहुंचेगा, ब्लू पहुंचेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब चूंकि सातों यहां पहुंचेंगे तो सातों मिलकर फिर से यहां व्हाइट लाइट ही बना देंगे, क्योंकि सातों वेवलेंथ पहुंचेगा, यानी सेंट्रल पार्ट तो व्हाइट लाइट होगा। लेकिन बाकी की बात करें हम लोग तो फिर अपने को पता है y प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अलग अलग लैम्डा का अलग अलग डेल्टा x अलग अलग y होगा, तो बाकी अदर फ्रिंजेस तो कलर्ड होंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा क्या होगा बच्चों, ब्राइट फ्रिंज व्हाइट होगा। और व्हाइट मतलब क्योंकि सातों कलर पहुंच रहे हैं सेंटर के पास, तो सातों कलर फिर से मिलकर क्या बना देंगे, व्हाइट लाइट बना देंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी क्वेश्चन को फिर से देखना हो तो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दिया, कह रहा है टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट। अगर दो लाइट सोर्स कोहेरेंट हैं तो क्या कंडीशन है, देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, तो देयर फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल एंड देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, रटने वाली चीज है, इस ऑप्शन को आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चले फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स बीम ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। ठीक है, ओके ओके, तो दो इंटेंसिटी दिया I एंड 4I, द मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम। देखो यार बहुत सिंपल है, मैंने कहा था आई नेट का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और बात अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम की है तो ये हो जाता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बात है इंटेंसिटी मिनिमम की तो हो जाता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ना अगर यहाँ ध्यान दिया जाए I और 4I, तो रूट I1 तो रूट I मतलब I हो गया और रूट 4I मतलब 2I हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे 3I का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 3 3 जा 9, 9I आ गया मैक्सिमा की। और मिनिमा की बात करें तो यहाँ बचेगा I माइनस यहाँ बचेगा 2I, जो कि बचेगा I और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बच जाएगा I, तो 9I और I। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, सी। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, अगर दो इंटेंसिटी आपको दी गई है तो I1 I2 दिया था, ये मेन रिलेशन जनरल फॉर्म ये होता है, ये मैक्सिमा का फॉर्मूला है और ये मिनिमा का फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करनी, सिंपल कैलकुलेशन है, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। अब जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हो गया था क्या, स्लाइड हो जा रहा है, चलिए अच्छी बात है, स्लाइड हो जा रहा है, अच्छी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड। अच्छा, एंगुलर विड्थ दिया है जो कितना दिया है, थीटा, थीटा दिया है कितना आपने को 1 डिग्री। कह रहा था वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, तो जो वेवलेंथ इस्तेमाल हुआ वो कितना हुआ, 6000 एंगस्ट्रॉम। और कह रहा है बताइए सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स मतलब डी, स्मॉल डी। तो देखो बच्चों फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय डी, मैंने बताया है आपको। यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय थीटा। नाउ व्हाट इज लैम्डा, 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस भाई, -10 और ये 3 कट करोगे -7 हो जाएगा। और थीटा कितना दिया है, 1 डिग्री, जिसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो आई थिंक पाई अपॉन 180, कितना करेंगे हम लोग, पाई अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.34 समथिंग आपको मिलेगा, आई थिंक मीटर 10⁻⁻⁴
4 मीटर में आएगा। इसको लिख सकता हूँ 0.03 मिलीमीटर। अरे भाई एक माइनस यहाँ खा जाओगे तो एक जीरो आ जाएगा और ये -3 हो जाएगा। -3 क्योंकि आंसर मिलीमीटर में लिखा है इसलिए मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा अपने को। तो 0.34 इंटू 10⁻⁴ मीटर इसको सॉल्व करने पे आएगा और इसको अगर मिलीमीटर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ मैच हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया बच्चों। बस यहाँ छोटा सा काम ये करना था कि आपको 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था और वह कैसे कन्वर्ट हुआ है, π/180 से 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें। बाकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में तो कोई ताकत है ही नहीं। थीटा लैम्डा बाई क्या होता है डी, फिर चाहे कोई सा मैक्सिमा हो कोई सा मिनिमा हो तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो भी सवाल समझना होगा स्क्रीन पॉज करके आप देख लीजिएगा। ओके अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। कह रहा है द लाइट वेव्स फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही है, इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर इंडिपेंडेंट है तो बात ही करना, क्योंकि दो डिपेंडेंट सोर्सेज ही मोनोक्रोमेटिक, हाँ दो डिपेंडेंट सोर्सेज ही कोहेरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट। तो कह रहे दोनों कोहेरेंट है नहीं, ये बात सिंपल क्लियर है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो उनका फेज डिफरेंस थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रह सकता, तो वो लोग क्या हो गए, कोहेरेंट नहीं होंगे, इनकोहेरेंट होंगे। दे आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या है, बोथ दी वेव्स आर इनकोहेरेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 7th का बी करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब हो गया कि वो इनकोहेरेंट होंगे, बिकॉज डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। क्या होते हैं हमेशा, डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अच्छा फ्रिंज विड्थ आपको दिया गया, ध्यान देंगे जरा। तो बीटा दिया गया है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। मैं दौरान ही कन्वर्जन कर लेता हूं ताकि बाद में करने की दिक्कत ना हो। कह रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज विल बी। कह रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज से जो सबसे नजदीक का ब्राइट फ्रिंज होगा, कह रहे बताइए उसकी दूरी कितनी होगी। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लैम्डा डी बाई डी। अरे होता है। और कह रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। तो सबसे नियरेस्ट होता है हमारा पहला वाला, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू होता है हमारा लैम्डा डी बाई डी। क्या होता है बच्चों, लैम्डा डी बाई डी। तो अगर उसका फ्रिंज विड्थ है 1 मिलीमीटर और नियरेस्ट वाला अगर पहला ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो y बराबर हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी के, और लैम्डा डी बाई डी हमारा बीटा है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। क्लियर अपने को। तो अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू 1 मिलीमीटर है तो बीटा हो गया 1 मिलीमीटर। नियरेस्ट मैक्सिमा जो होगा वो पहला वाला मैक्सिमा बगल में आएगा उसके, और बगल वाला मैक्सिमा कितना दूर होगा, लैम्डा डी बाई डी के। तो y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और यही बीटा है, और बीटा की वैल्यू दी है 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर। तो भी आंसर होगा कितना, 1 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर अपने को। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। कह रहा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट सोन हियर। अरेंजमेंट दिखाया गया है। कह रहा है इफ अ माइका शीट ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S1। तो S1 के सामने एक माइका शीट रखा गया, इंडेक्स म्यू है, थिकनेस t दिया है इसका। कह रहा है इन फ्रंट ऑफ S1 देन द पाथ डिफरेंस। देखो बच्चों पाथ डिफरेंस जो आता है वो एक्स्ट्रा पाथ आने की वजह से हो जाता है। इसको रखने से जो एक्स्ट्रा पाथ आता है उसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई थी, μ-1 इंटू टी। इसे बुलाते हैं एक्स्ट्रा पाथ। जब तक कोई स्लिट नहीं था, जब तक कोई सीट नहीं रखा गया, कोई मीडियम नहीं रखा गया, तब तक तो S1P सॉरी बड़ा वाला कौन सा, S1P माइनस S2P होगा। लेकिन इसके रखने से S2P का पाथ बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, μ-1 इंटू टी। तो यही हो जाएगा। तो कह रहा है S1P माइनस S2P घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। देखो अब S1P के सामने रखा गया है, तो S1P के सामने रखेंगे तो S2P क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर S2P में बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या लिया गया है, S1P माइनस S2P। ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसे समझो। जब नहीं था, नो सीट, कोई सीट नहीं, एयर है, तो S1P माइनस होगा S2P, सिंपल। और अगर सीट रख दिया गया तो S1P में अगर रखा गया है तो जो एक्स्ट्रा पाथ ऐड होगा वो S2P में ऐड होता है। तो μ-1 इंटू क्या हो जाएगा, t।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये लिखा है S1P माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो S2P और माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये पहले से था डेल्टा एक्स, अब उसमें घट गया कि बढ़ गया, तो माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज बाई म्यू माइनस 1 इंटू टी। यही अगर S2P माइनस S1P बोलता तो बढ़ गया होता, लेकिन अगर S1P के सामने रखा गया है माइका सीट तो S2P की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई होगी, और बढ़ गई होगी तो S2P में जोड़ोगे तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इस डिफरेंस को, अगर इस पे आप ध्यान दें, इसी का नाम डेल्टा एक्स है और इसमें से पाथ डिफरेंस में से घटा दिया गया, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर अपने को? इसको अगेन आप पॉज करके फिर से सुन लीजिएगा, समझ के लिखिएगा। सीट जब इसके सामने रखेंगे तो इसमें पाथ बढ़ जाता है, और डिफरेंस ऐसा बोला है कि जब इसमें पाथ हमें बढ़ा हुआ ऐड करूंगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से डिक्रीज होता दिखेगा, तो डिक्रीज बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा इन YDSC when sodium light of wavelength 5893 एंगस्ट्रॉम is used and 62 fringes are seen, उसी रेंज में जब ये कलर रखा गया तो कितने फ्रिंजेस दिखेंगे आपको? देखो बच्चों फॉर्मूला मैंने बताया है, N1 लैम्डा 1 इक्वल टू क्या होता है, N2 लैम्डा 2। N1 की वैल्यू 62 और लैम्डा 1 की वैल्यू 5893, N2 की वैल्यू नहीं पता, वही निकालनी है, ये कितना 4358, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 62 इंटू 5893 अपॉन 4358। इसको सॉल्व करेंगे तो 84 के आसपास रिजल्ट आएगा। सारे रिजल्ट बहुत दूर दूर हैं, तो अगर डेसिमल में आ रहा है तो जो सबसे पास का नंबर होगा वो कौन सा होगा, 84। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, 84 फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, याद होना चाहिए। ओके, अगला कह रहा है इंटरफेरेंस वेव ऑब्जर्व्ड इन एन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन एयर वाज प्रेजेंट। तो पहले एयर मौजूद था, फिर कह रहा है चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, यानी अब वैक्यूम हो गया। अब क्या हो गया, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि एयर भी निकाल के क्या कर दिया गया, वैक्यूम। तो इफ सेम लाइट इज यूज्ड अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल शो। अब यहाँ समझो यार, इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट बैंड होगा, डार्क बैंड होगा, क्या होगा इसको समझते हैं जरा, समझे यहाँ पे। तो इंटरफेरेंस तो होगा भाई, मीडियम बदलने से इंटरफेरेंस नहीं बदल जाता, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, पर होगा क्या? तो हवा का इंडेक्स कितना होता है 1.0006 और वैक्यूम कितना होता है 1। तो क्या एयर वैक्यूम, अगर वैसे तो हम लोग एग्जैक्टली 1 मान के चलते हैं, पर चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे आपको हल्का सा अंतर भी ऑब्जर्व करने को बोला गया है, तो एयर का म्यू ज्यादा है वैक्यूम से, और बीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू के। तो अगर म्यू ज्यादा था तो बीटा कम था, अब इवैक्यूएट कर दिया गया तो म्यू घट गया, तो बीटा क्या होगा, ज्यादा। तो इंटरफेरेंस इन विच विड्थ ऑफ फ्रिंज विल स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि वैक्यूम कर दिया गया। तो एयर का म्यू ज्यादा था तो बीटा कम रहा होगा, और जब अब वैक्यूम आ गया है तो वैक्यूम का म्यू कम है तो उसका बीटा क्या होगा, ज्यादा, तो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल रिलेशन है, इसको भी स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कलर्स अपीयर ऑन थिन सोप फिल्म एंड ऑन सोप बबल ड्यू टू द फेनोमेना। तो उस पे जो कलर दिखता है, आपने देखा जब बबल फुलाया होगा आपने सोप सोल्यूशन से, और कुप्पी लेके जिससे फुलाया हुआ आपने, या फिर बंदूक अब तो आ गया मार्केट में, तो वो जब फूटने वाला होता है जस्ट बिफोर दैट हमें दिखता है कि ऊपर कलर दिख रहा है। ये कलर क्यों होता है, ये होता है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, ये भी आपके नोट्स में है। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव की वजह से ये आपको कलर देखने को मिलता है, यानी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो इंटरफेरेंस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है इन इंटरफेरेंस पैटर्न बाय टू आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज आई। Which of the following what will be the intensity of the same spot if one of the slit is closed? तो कह रहा है in an interference pattern by two identical slit the intensity of central maxima is I। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या आया है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I1 प्रोपोर्शनल किसके होगा, A1 स्क्वायर के, क्योंकि दोनों सेम इंटेंसिटीज हैं आपका, ठीक है ना, आइडेंटिकल स्लिट से इंटेंसिटी सेम है। तो I1 I2 दोनों ही अगर A1 A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो I1 भी A होगा और I2 भी A ही होगा। क्लियर अपने को? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू रूट I1 का मतलब हो गया A प्लस A का होल स्क्वायर। थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ समझिए। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न बाय टू आइडेंटिकल स्लिट्स, मतलब दोनों से निकलने वाली इंटेंसिटी क्या हो गई, सेम। अब कह रहा है अगर इंटेंसिटी सेम हो गई, दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम। तो अगर I इज इक्वल टू A स्क्वायर होता है तो
अंडर रूट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, तो अंडर रूट i1 का नाम मैंने क्या रखा a, और अंडर रूट i2 भी क्योंकि सेम है तो अंडर रूट i2 भी कितना हो जाएगा a, तो a प्लस a का स्क्वायर बताओ कितना आ गया 2a स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं 4a, ये फिर से लिख दे रहे हैं, पूरा गायब हो गया है, यहाँ ध्यान तो फिर से बोल दे रहा हूं। तो देखो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ i1 बराबर अगर i2 है तो a1 बराबर a2 होगा, लेट इसका नाम दे a, तो रूट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू i होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो i मैक्स की वैल्यू कितना बोला है i, तो i इज इक्वल टू a प्लस a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 2 है यहाँ पे, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4a स्क्वायर। अब कह रहे अगर एक को ढक दिया जाए, एक को क्या किया जाए ढक दिया जाए, तो अगर एक को ढक देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई i/4। एक को ढकने को बोला ना, एक को क्लोज कर दिया गया, अगर एक को क्लोज कर दिया गया मतलब एक a स्क्वायर गायब हो जाएगा। अगर एक a गायब हो गया तब क्या बचेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i पूछिए तो कितना आएगा i/4, कितना आएगा, फिर से बोल रहा हूं, दो आइडेंटिकल स्लिट्स से इंटेंसिटी सेम, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा सेम, तो अगर i इज इक्वल टू a स्क्वायर, अगर i इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है तो रूट i इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो रूट i1 की जगह a, रूट i2 की जगह a प्लस a 2a, और उसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। और यहां से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई i/4। क्यों a स्क्वायर, बिकॉज जब एक को ढक दोगे तो एक को ढकने पे ये वाला a खत्म, सिर्फ क्या बचेगा a स्क्वायर। तो यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो a स्क्वायर के बराबर होगी, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई i/4, क्योंकि इसको ढकने पे जो यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी वही पूछा है। तो इसको ढकने पर सिर्फ क्या बचेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है i/4, तो आंसर कौन सा हो गया i/4, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन ध्यान से इसको सुन के देख के रोक के देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, अगला डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर हर तरह के वेव। डाइफ्रैक्शन हर तरह के वेव शो करते हैं, याद रखें, कैसा भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल हो ट्रांसवर्स हो, हर तरह के वेव डाइफ्रैक्शन शो करते हैं। द फेनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन कैन बी एग्जिबिटेड बाई, अगेन पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक ही लग रहा है क्या, डाइफ्रैक्शन इफेक्ट इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर, ठीक है ठीक है, दोनों सेम है, ये सब याद कर लीजिएगा। कोई भी वेव हो, कोई भी वेव हो, हर तरह के वेव क्या है डाइफ्रैक्शन फेनोमेना शो कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, एवरी वेव कैन शो डाइफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे तो फिर वहां स्लिट्स और सोर्स के बीच की दूरी फाइनाइट होती है। अगर स्लिट और सोर्स के बीच की दूरी फाइनाइट है तो ये फ्रेस्नेल होता है, और इनफाइनाइट होता है फ्राउनहोफर होता है। तो आईडीएससी में आप ध्यान देंगे क्या स्लिट और सोर्स फाइनाइट दूरी पे होते हैं, यस, और फाइनाइट मतलब कौन हो गया फ्रेस्नेल, ठीक है ना। चले फिर नेक्स्ट। Light of wavelength lambda is incident on a slit of width d. The resulting diffraction pattern is observed on a screen at distance d. The linear width of principal maxima is then equal to width of slit if d. Linear width of principal maxima किसके बराबर है, then principal is then equal to the width of slit if d equal to, अच्छा, तो लाइट दिया है, वेवलेंथ दिया है कितना लैम्डा, स्लिट विड्थ कितना दिया है d, और रिजल्टिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस d, कैपिटल D भी दिया गया अपने को। कहते हैं लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो पहले विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है 2 लैम्डा d बाई डी, और कह रहा है ये इक्वल है किसके विड्थ ऑफ स्लिट के स्मॉल d के, तो ये मल्टीप्लाई करो मिलेगा 2 लैम्डा d इज इक्वल टू d स्क्वायर, तो कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ गया d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, बिकॉज क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम किसके बराबर है d के बराबर है, d के इक्वल कर दिया मैंने। क्लियर है अपने को। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा, सॉरी नॉट नेक्स्ट लेक्चर, तो आदत पड़ गई बच्चों बोलने की। अगला सवाल करते हैं। ओके, कह रहा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूफ्स द, बाय पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं, कॉर्पस्कुलर पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल, ट्रांसवर्स यस, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल शो नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी।
पोलरॉइड ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज इट इज फैशनेबल। हाँ फैशनेबल होता है घंटा। इट हैज गुड कलर, बहुत कलर से होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। चीपर नहीं, सस्ता नहीं होगा। कह रहा है इट रेड्यूसेस द लाइट इंटेंसिटी टू द हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। यही ऑप्शन देखने में फिजिक्स का लग रहा है, बाकी ऑप्शन तो प्रैक्टिकल सोशल मीडिया के लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कह रहा है रेड्यूसेस, यस, क्योंकि पोलराइजेशन जब होती है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है, होती कि नहीं होती है? आई नॉट गिरता है तो आई नॉट बाई 2, इट रेड्यूसेस द लाइट इंटेंसिटी टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। यस, क्योंकि जब भी लाइट पोलराइज होती है इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आधी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, कह रहा रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल पे गिर रहा है, ब्रिस्टर एंगल। पोलराइजिंग एंगल मतलब ब्रिस्टर एंगल, और जब भी ब्रिस्टर एंगल पे कोई रे गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होती है, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होती है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे जाते हैं। तो द रिफ्लेक्टेड रे एंड द ट्रांसमिटेड रे बोथ विल बी कंप्लीटली पोलराइज, गलत। The reflected ray will be completely polarized and the transmitted ray will be partially polarized, बिल्कुल सही। The reflected ray will be partially polarized, गलत। The reflected and transmitted both, गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। तो ये हमारे ऑप्शन से, आप जिसी क्वेश्चन को फिर से देखना होगा उसको फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। बच्चों देखो, जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको एग्जाम देते रहना है, इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी, रिवीजन होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्क्स यू आर गेटिंग, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम नहीं करेंगे बच्चों तो रास्ता इतना आसान नहीं है। आसान होता तो फिर शायद आप उस मंजिल पर खड़े होते, पर थोड़ा सा मुश्किल है तो वर्क ज्यादा मांग रहा है, तो ज्यादा वर्क करेंगे तभी वहां तक पहुंचेंगे। और बिल्कुल जो गलतियां पिछले एग्जाम्स में हुई उसको भूल जाइए, हम फिर से उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए फिर अगला टेस्ट, फिर मैं अगला वीडियो आपके बना के दूंगा, इस वीडियो को आप यहीं तक देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।